अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट एमडी कैट के हवाले से हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर मैं एफएससी के अकॉर्डिंग देखूं तो ये बनता है चैप्टर नंबर 14। शॉर्ट सच हमारे पास ये इसके टॉपिक्स हैं, जनरल सा, इतना लेंथ ही नहीं है। और जो स्पेशली ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने भी ये टॉपिक पढ़ा होगा और अब उनकी आउटलाइन में आप लोगों ने जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जो है वो डिस्कस किया होगा। फर्दर बुक्स आपने जनरल डिस्कस की होंगी, पैसिफिक की होगी या एबट की होगी फर्दर, लेकिन आपका कंसर्न जो है वो रिलेटेड है टॉपिक से। लेकिन आपके लिए भी मैंने पॉइंट आउट किया था कि काइंडली आपने भी एफएससी की जो बुक है वो लाजमी लेनी होगी, क्योंकि उसी में से बहुत ज्यादा पॉइंट्स और क्वेश्चंस जो है वो एमडी कैट के टेस्ट के अंदर आ रहे होते हैं। मैं थोड़ा सा इसका रिव्यू कहें या इसको जनरली हमने करना क्या है सम अप करने लगा हूं कि अकॉर्डिंग टू दैट कि आपने उस बुक में से प्रिपरेशन करनी कैसे है। मैंने लिख दिया हुआ है यहाँ पे, प्लीज इसका ख्याल रखिएगा कि प्रॉपर जो आपने रीडिंग करनी है ना एफएससी बुक में से, वो मैंने पेज नंबर्स लिखनी है। आपने रीडिंग करते वक्त हर चीज को जो है वो अंडरलाइन कर रहे हैं और इन पेजेस से रिलेटेड साइड इंफॉर्मेशन जो हैं वो भी आपने लाजमी देखनी है। रीडिंग्स के अकॉर्डिंग टू पेज बनता है जी 56 से लेकर 60 तक, ये आपके पास बनेगा। एंड देन फिर उसके बाद होगा स्टार्ट 64 से पेज नंबर 67 तक। ये है आपका सिलेबस। मतलब कि अगर एफएससी के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो इन पेजेस में जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो आपने करने हैं। उसके बाद मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि न्यूमेरिकल्स हो गए, एग्जांपल्स हो गई और इसके अंदर साइड इंफॉर्मेशन होगी, उनमें से भी एमसीक्यूज जो है वो बनते हैं। तो लिहाजा हमने उससे भी प्रॉपरली उससे भी अवेयर रहना है। तो एग्जांपल्स जो आपने एक दफा देखनी है वो कौन कौन सी है, 14.1 है, 4 है और 5 एग्जाम्पल है, क्योंकि जो शॉर्ट सी एग्जाम्पल्स होती हैं वो एज अ एमसीक्यू भी बिहेव कर रही होती हैं। इसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ये इसके बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक दफा आपने लाजमी इनके आंसर्स को रीड करना है, इंफॉर्मेशन भी इसमें मौजूद है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पॉसिबल है, बन सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन ये लाजमी इस चैप्टर के जो है ना, इस हमारा जो टॉपिक नंबर 11 है इससे एफएससी की बुक में ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने 14.4, 5, 6, 7 और 8 शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास की बुक या जनरली किप्स की अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव सीरीज है तो ऑलरेडी आपने इसके सॉल्यूशंस जो है वो एक दफा देख लेने हैं और उनको अंडरलाइन करना है जिन पॉइंट्स में जो पॉइंट्स एज अ एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो इसको ना कम से कम इसको मिस ना कीजिएगा प्लीज। आगे जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स आपके पास जो हमारे टॉपिक में रिलेटेड है वो कौन कौन से 14.1, 2 और 3 तीन न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। देखिए न्यूमेरिकल का मकसद ये नहीं होगा कि आप कैलकुलेटर पकड़ लें और सॉल्यूशन करने लग जाएं, ऐसा नहीं है। न्यूमेरिकल बताने का मकसद ये है कि सिर्फ आप देखें, पढ़ें उसको और देखें कि इसमें कौन सा रिलेशन आएगा, दैट वुड बी इनफ फॉर यू। क्योंकि बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल्स मैं बात कर रहा हूं तो उसमें कैलकुलेशन जरा आपको कुछ कैलकुलेटेड फॉर्म में भी, लेकिन वहां पे आपको पता कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो आपको कम से कम इतना अंदाजा हो जाएगा जो न्यूमेरिकल आया है बुक में से, अगर आया फॉर एग्जांपल 14.1 आया बुक में, इसकी कैलकुलेशन ज्यादा है या कैलकुलेटेड है, लेकिन वहां पे होगा यही, लेकिन आसान ऐसी वैल्यूज होंगी कि आप फौरन उसको विदाउट कैलकुलेटर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप सो ये मैंने इसको सम अप किया है। ये चार चीजें जो हैं आपने अपनी बुक के ऊपर पॉइंट आउट करना है और इनके सॉल्यूशंस वगैरह देखने। मैं फिर कह रहा हूं न्यूमेरिकल हो या एग्जांपल हो, सॉल्यूशन का मतलब ये है आप एक दफा न्यूमेरिकल पढ़ें और सोचें कि इस पे फार्मूला कौन सा आएगा, बस दैट वुड बी इनफ। क्योंकि फार्मूला समझ आ गया, पता लग गया कि इसका कंसेप्ट क्या है, तो आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं कि एग्जैक्टली वही रीडिंग्स आएंगी, वही वैल्यूज आएंगी वेरिएबल्स की, वहां पे इजी आ जाएंगी, लेकिन बिल्कुल क्वेश्चन वही हो सकता है। तो ये था मेरा मकसद इनको बताना। तो ये प्लीज आपने इसको जो है वो प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लें। बहुत सिंपल सा शॉर्ट सा ये आपका टॉपिक है, टॉपिक नंबर 11, लेकिन माइनर थोड़ा सा ये भी टफ टाइम देता है। आई होप सो मैं अपने इस तरीके से इसको करेंगे कि हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस पे जरा फोकस रहिएगा। थोड़ा सा आपको मुश्किल भी लगेगा कुछ पॉइंट्स,
तो अदरवाइज आपके पास लाइव चैट मौजूद है, लाइव टीचिंग की फैसिलिटी केप्स एलएमएस आपको दे रहा है। अगर कोई पॉइंट या कुछ इस तरह की चीज हो तो वो आप डिस्कस जो है वो टीचर से ड्यूरिंग लाइव टीचिंग और लाइव चैट पे डिस्कस कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जो कि पहला टॉपिक है और बुक के अंदर बहुत सिंपल से इसकी फॉर्मेशन बनी हुई है और कुछ पॉइंट्स हैं वो आपने लाजमी नोट डाउन कर लेने हैं। सबसे पहले तो हम जो है वो बेसिक्स को अपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे कि एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात करते हैं, याद रखिएगा पहली लाइन ही लाजमी है कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करेगा वो जनरेट करता है, याद रखिएगा वो जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। अब इस टॉपिक में एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं, हमें इसका मकसद पता होना चाहिए। इस टॉपिक में या इस पूरे आप जितना भी आपने टॉपिक को डिस्कस किया या चैप्टर पढ़ा कि क्या करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, या जब करंट चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। ठीक होगी बात ये, तो ये अब आपने इसमें याद रखना है। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक आपसे पहले क्वेश्चन पूछता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट मुझे बताइएगा इसमें आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट, अल्फा ऑप्शन नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड ओनली, बीटा ऑप्शन में देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ठीक है, चार्ली ऑप्शन देता हूं फॉर एग्जांपल बोथ, और डेल्टा ऑप्शन लेट सपोज हम क्या कहते हैं नन ऑफ दिस। तो बताइएगा इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो बताइए कि वो क्या जनरेट करेंगे। अक्सर जो आंसर देते हैं वो कहते हैं कि जी ये बोथ होगा, याद रखिएगा कभी ऐसा नहीं है। सिंपल बात है, इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो ऑफ चार्जेस जनरेट, लफ्ज आया है जनरेट का। देखें, चार्जेस अगर फ्लो कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी मौजूद है। चार्जेस अगर रेस्ट में है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मूव कर रहे हैं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। लफ्ज क्या आया है जनरेट का। तो जब हम मूव करते हैं नई क्या चीज जनरेट करते हैं, पैदा क्या करते हैं, प्रोड्यूस क्या करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, चार्जेस अगर फ्लो कर रहे हो, करंट फ्लो कर रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से मौजूद है, तो उसने आगे नई चीज क्या जनरेट की। ठीक, तो यहां पे जब आंसर लिखते हैं ना तो अक्सर कहते हैं कि जी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने कहा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट, ये इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी भाई उसके पास है, तो नई चीज क्या जनरेट की, वो होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे अब याद रखिएगा वो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ओनली का। ये अब आपके पास इसमें ये आपने इस पॉइंट को जो है वो याद रखना है। अब हम आते हैं जो हमारा जनरली टॉपिक की कंडीशन है। अब इस पॉइंट को और भी याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड जो है या फोर्स कह दें आप, ठीक है, ए ओनली क्या होती है ये, मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली डिफ्लेक्टिंग फील्ड। ये भी आपने याद रखना है, डिफ्लेक्टिंग फील्ड होती है। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग फील्ड का मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो, ये उसको उसके पाथ को चेंज करेगा और इसने कुछ नहीं करना। तो इट इज ओनली अ डिफ्लेक्टिंग फील्ड, या दूसरे वर्ड्स में ये कहेंगे नॉट एक्सेलरेटिंग फील्ड। ये एक्सेलरेटिंग फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये भी जरा नोट डाउन आपने कर लेना है। ओनली डिफ्लेक्टिंग फील्ड होती है, नॉट एक्सेलरेटिंग फील्ड। एक्सेलरेटिंग फील्ड होती कौन सी है, वो आपने चैप्टर नंबर आपने पढ़ा होगा इसमें 12 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ये जो आपके पास एक्सेलरेटिंग फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट अब आपने नोट डाउन कर लेना है, इट इज ओनली डिफ्लेक्टिंग फील्ड। अगला इसके अंदर हमने अभी तक हम अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड क्या है। पहला क्या पढ़ा कि करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, लग गया। जनरेट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड करेगा। अगला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली
डिफ्लेक्टिंग। लव्स डिफ्लेक्टिंग का मतलब कोई चार्ज उसके अंदर एंटर हो ना, वो फौरन उसको क्या कर देता है, उसके पाथ को चेंज कर देता है। अगला पॉइंट जो है वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा, वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, वर्क डन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड जीरो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होता, वो तो आपने पढ़ा ही हुआ ना फार्मूला, W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, तो उसमें ऐसा नहीं होता। मतलब क्यों नहीं होता? वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो बिकॉज इट्स अ डिफ्लेक्टिंग फील्ड, नॉट एक्सेलरेटिंग फील्ड। भाई अगर एक्सेलरेशन नहीं है, आपको मैं यहां पे वैसे लिख रहा हूं, याद रखिएगा भाई, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब है फोर्स भी नहीं होगी। अगर फोर्स नहीं है तो वर्क होता है F इंटू डी, फोर्स नहीं है तो फिर वर्क भी नहीं होगा। तो ये भी आपने इसका पॉइंट जो है वो याद रखना है कि वर्क डन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ये सब इंपॉर्टेंट और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे अब चलते हैं जी, ठीक है। बुक की आपकी पहली ही डायग्राम, और ये भी आपने अब याद रखना है, जरा इसका अब आपने ख्याल रखिएगा। स्ट्रेट वायर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। अब एक बात का ख्याल रखिएगा, हम नॉर्मली करंट जो है वो डिस्कस भला कौन सा कर रहे होते हैं? यूजुअली हम डिस्कस करते हैं, याद रखिएगा, कॉन्वेंशनल करंट, ये भी ख्याल रखिएगा। और कॉन्वेंशनल करंट में मैं लास्ट में बता चुका हूं कि इसका मतलब होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करना, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैं इस तरह लिख रहा हूं, साइड पे लिखा मैंने ताकि याद रखिएगा। जब भी करंट की बात होगी तो फौरन हमें समझ आना है कि हमने जी वो उसको कन्वेंशनल करंट लेना है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक की बात हो, फौरन समझ आए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बहरहाल अगर सिर्फ लफ्ज करंट आए तो समझ आएगा ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है। अब आते हैं उसके पॉइंट की तरफ। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। याद रखिएगा, जब भी करंट स्ट्रेट वायर में फ्लो करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, ये मेरे वर्बली सेंटेंस वर्ड्स जरा नोट डाउन कर लीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या कंडक्टर के अंदर होगी या उसके सराउंडिंग्स में होगी? क्योंकि बुक की लाइन है, जब भी वायर से करंट फ्लो करेगा, द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट इनसाइड द कंडक्टर, ऑन द कंडक्टर, या उसके सराउंडिंग द कंडक्टर। तो बेस्ट आंसर क्या बनेगा? सराउंडिंग में। और अगर स्ट्रेट है तो याद रखिएगा वो सराउंडिंग का मतलब वो सर्कुलर पाथ के अंदर। प्लीज अब इसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये बुक में डायग्राम भी बनी है, तो वो क्या बनेगा? सर्कुलर पाथ में। इसकी मैं डायरेक्शन बना रहा हूं, अभी हम बताते हैं कि इसकी डायरेक्शन किसको या किस तरह रिप्रेजेंट की जाती है। ये अब आपने पॉइंट याद रखना है। तो ये वाला आपके पास जो है वो क्या बन गया कि स्ट्रेट वायर से, जब भी ये क्वेश्चन बन गया, स्ट्रेट वायर से करंट जब फ्लो करेगा, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी पैराबोलिक। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन है, इफ आई फ्लोज थ्रू कंडक्टर, इफ आई फ्लोज थ्रू स्ट्रेट, ऐसे ज्यादा बेटर हो जाएगा, स्ट्रेट कंडक्टर, ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिएगा, स्ट्रेट कंडक्टर, देन पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी आगे जाके बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड को ना हम अब बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये आपने पढ़ा भी है, लेकिन अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे तब क्लियर होगी कि ये बी फॉर्मेशन क्या है। अल्फा ऑप्शन मैं क्या कहता हूं, सपोज पैराबोलिक पाथ। बीटा ऑप्शन फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं एलिप्टिकल, मैंने ये बताया हुआ ये कौन से पाथ की क्या शेप होती है। चार्ली मैं बता देता हूं, लेट सपोज स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, और डेल्टा फॉर एग्जांपल सर्कुलर। तो आपको पता तो लग गया होगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ये कौन सा होगा? सर्कुलर पाथ में होंगे। और ये जितनी भी फील्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेट सपोज ये मैं वैसे ही नाम रख रहा हूं, B3 B2 और इसके लिए B1। आई होप सो आप इसको नजर आ जाएगा, B3 B2 और B1, ठीक है। ये जितने भी बनते हैं, ये जो सर्कल है, इनको क्या कहा जाता है? कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल। ये जितने भी सर्कुलर पाथ बने हैं। और कंसेंट्रिक सर्कल लफ्ज का क्या मतलब है? हैविंग सेम सेंटर। तमाम सर्कुलर पाथ का आपके पास कौन सा होना चाहिए? सेम
सेंटर इसका जो है वो मौजूद होना चाहिए। तो ये पहला सवाल आ गया। अब ये आपके पास कौन सा पाथ है? सर्कुलर, ठीक है। और डायरेक्शन, अब आते हैं स्ट्रेट वायर में जब करंट फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ बी क्या होगा वो आपने याद रखना है। डायरेक्शन ऑफ बी कैन बी फाइंड, ठीक है, बाय कौन से रूल से? राइट हैंड रूल से। ये बिल्कुल वही जैसे आपने टॉर्क में पढ़ा, टॉपिक 2 के अंदर पढ़ा, क्या करना है बिल्कुल उसी तरह। मैं अब सिचुएशन यहाँ पे डिफरेंट क्रिएट करने लगा हूँ, वो जरा देखिएगा। दिस वन इज अ स्ट्रेट वायर, ठीक है, और इसके अराउंड ये आपके पास सर्कुलर पाथ, मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है जी? फिंगर को कर्ल करेंगे, उसी तरह ही जो सर्कुलर पाथ है वो रिप्रेजेंट करेगा उसकी डायरेक्शन को, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और थंब जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? करंट की डायरेक्शन को। तो आई होप सो समझिए, कर्लिंग योर फिंगर, कर्ल फिंगर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, और थंब जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे इसको रिलेट करें तो इस वक्त जो आपको पता लग रहा है, ये वाली जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रही है, ये आपको लग रहा है दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज आपके पास डायरेक्शन है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आता है, डायग्राम बना दी जाती है और उसमें ये प्रेजेंट किया जाता है आए, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसको जारी बात है, राइट हैंड को फिर आपने इस फॉर्म में लेना है। कर्लिंग योर फिंगर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, जो कि सर्कुलर में होगी। अब उसको डायरेक्शन इस तरह ये आपके पास आ जाएगी। तो ये फॉर्मेशन आपके पास क्या बन जाएगी? ये क्लॉक, ये आपके पास क्लॉक वाइज बन जाएगी। तो ये आपने अभी बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो आई होप सो इन बेसिक्स को अभी हमने यहाँ तक इसको करते कंसेंट्रिक और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को बताना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप। इफ चार्जेस आर एट रेस्ट, ठीक है। अब ये तो होगी बात किसकी? वही बात इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली। इफ द चार्जेस एट रेस्ट देन आप इस तरह बताएं, क्वेश्चन बता रहे मैग्नेटिक फील्ड विल बी। बहुत सिंपल सा सवाल है, मैं सिंपल वर्ड्स में लिख रहा हूं। मैक्सिमम, इसी तरह मिनिमम, चार्ली फॉर एग्जांपल कहते हैं 0, डेल्टा उसी तरह लेट सपोज नानी कहते हैं। तो आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। मैग्नेटिक फील्ड तभी जनरेट होती है, तभी प्रोड्यूस होगी इफ द चार्जेस आर मूविंग, और चार्ज मूव करेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो जब रेस्ट के अंदर याद रखिएगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं होती। उसके लिए जरूरी है चार्जेस का फ्लो जो है वो करना। अगला पॉइंट जो है, ठीक है, वो आपके पास क्या है कि सर्कुलर, ऐसे कर लें, सर्कुलर पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा। इस लाइन का क्या मतलब हुआ वो देखिए, अभी मैंने बताया ये वैसे। ये देखें, ये आपके पास है करंट, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो जाहिर बात है इसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल जो है वो क्या हो जाएगी? लेट्स सपोज एंटी क्लॉकवाइज। और इसी तरह अगर करंट की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इस तरह ऑपोजिट फॉर्मेशन में चली जाएगी। एक तो बात हो गई। अगला सवाल ही है, बुक की डायग्राम भी है, वो कैसे हो सकता है वो जरा आपने ना बुक में भी आपने लाजमी देख लेना है। होता क्या है वो ये है कि सपोज अगर आपके पास एक स्ट्रेट वायर कंडक्टर है, ठीक है, और यहां पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइक ये मैग्नेटिक फील्ड, इसी तरह ये मैग्नेटिक, ये हमने उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया। ये लाइन आप प्लीज नोट करनी है, आपने बुक की रीडिंग है। कहता ये है कि मैग्नेटिक कंपस, बताइएगा ये मैग्नेटिक कंपस है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे ये मैग्नेटिक कंपस है। बताइएगा जरा मैग्नेटिक कंपस जो होती हैं अगर उनको इन पॉइंट्स पे रख दिया जाए तो बताओ उनकी नीडल की डायरेक्शंस क्या होंगी? याद रखिएगा, आपको थोड़ा आइडिया होगा कि सर्कुलर पाथ के अंदर जब भी किसी पॉइंट से कोई चीज थ्रो करते हैं, याद है हमेशा वो टेंजेंट टू द
सर्कल ही चीज मूव करती है। तो लिहाजा याद रखना है कि जब आप इस पॉइंट पे जिस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, इस वक्त नीडल इस तरह रिप्रेजेंट होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह जा रही है तो नीडल की भी डायरेक्शन कुछ यूं जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, अभी जा रही है, उसी तरह ये डायरेक्शन होगी। अगर इस फॉर्म में रखते हैं तो वो कुछ यूं होगी, यानी कि जिस तरह एरोज जा रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड के, तो इनकी डायरेक्शन भी आपके पास वही होगी। और ये किसकी डायरेक्शन होती है? टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ की। तो ये पॉइंट बुक में भी लिखा है, आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये चीज चुप करके जी टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ या जो मैग्नेटिक फील्ड का पाथ है, ये भी पॉइंट हो गया। ये सारे रिजल्ट्स हैं, समझिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस ही हैं आपके। आगे आते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग प्लीज, अब इसका आपने ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये करंट है, ठीक है, ये आपके पास है, तो इस वक्त इसकी डायरेक्शन आपके पास क्या होगी? वो ये होगी। आई होप सो ये मैं कोशिश करूंगा आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट है, तो मैं इसको आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको ये इजीली समझ आ जाए। पहले तो मुझे बताओ, इस वक्त जो है अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल इसकी डायरेक्शन आपको नजर आ रही है ना, वो कौन सी डायरेक्शन है बताइएगा जरा। आपने कहा फौरन जी एंटी क्लॉकवाइज, ओके। अब याद रखिएगा, हमेशा ये पॉइंट जो है वो आपने याद रखना है कि बाज़ का ये होता है कि हम इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का व्यू कैसे लेना है वो मैं अभी बताता हूँ। पहले तो आप ये देखें, ये कौन सी डायरेक्शन होगी? एंटी क्लॉकवाइज। चलिए बताएं, फौरन बताइएगा कि अगर आप अपना व्यू चेंज कर लें, ठीक है, व्यू मतलब कि उस साइड से अगर आप देख रहे हैं तो बताइएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर, जो भी ऑब्जर्वर है, ये मैं फिर कह रहा हूं प्लीज ये थोड़ा मुश्किल पॉइंट है। पहले तो आपने ड्रॉ कर दिया, आपने कहा जी हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। अब ख्याल रखना जो मैं वर्ड अब यूज करने जा रहा हूं, ये जो एंटी क्लॉकवाइज आप डायरेक्शन बताते हैं ना, थोड़ा आपने घर में भी बैठ के देखना है, खुद कॉपी पे ड्रॉ करके। ये जो इस तरह बनाते हो ना राइट हैंड से एंड, आप हमेशा सर्कुलर पाथ को ना थंब की तरफ से देखें, जिस तरफ करंट जा रहा होता है, ये कन्वेंशनली समझ लें आप, तो आपको जो है वो चीज नजर आएगी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जैसे ही आपका व्यू उसके ऑपोजिट हो जाता है, हमेशा याद रखिएगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। मैं फिर बोल रहा हूं, इस वक्त क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे ही अगर कहे क्वेश्चन आ जाए कि इफ द ऑब्जर्वर व्यू ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तब क्या होगा? तब फौरन समझ आएगा इसके अकॉर्डिंग टू ये वाली डायरेक्शन पता क्या नजर आएगी? वो आपको क्या नजर आएगी? वो क्लॉकवाइज नजर आएगी। अच्छा स्टूडेंट, मैंने अभी आपसे शेयर किया कि ये आपके पास अगर डायरेक्शन अपवर्ड है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन व्यू पॉइंट अगर ऑपोजिट ले जाएंगे तो वो ही आपकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी पहले, अब कौन सी बन जाएगी? क्लॉकवाइज बन जाएगी। फॉर एग्जांपल लाइक मैं अगर आपसे ये जर्नल इस तरह शेयर करूं, देखिए अकॉर्डिंग टू यू आपको जो डायरेक्शन नजर आ रही है लाइक क्लॉकवाइज अगर नजर आ रही है, लेकिन जब मैं देख रहा हूं ना वो आपके मेरे पास क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए इसका व्यू पॉइंट चेंज करते हैं। लेट्स सपोज मैं इस तरह कर देता हूं। अब आप गौर कीजिएगा, आपके पास अगर पहले क्लॉकवाइज थी तो अब कौन सी हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन मुझे इस वक्त इस साइड से जो नजर आ रहा है ना वो क्लॉकवाइज है। आपकी साइड से और डायरेक्शन, मैं इस साइड पे आ जाऊंगा तो वो और डायरेक्शन बन जाएगी। तो इस लिहाज से इसका अब आपने ख्याल रखना है कि पूछा किस साइड से गया, वो ही उसी के मुताबिक आप आंसर देंगे। सो आई होप सो आप इस पॉइंट को जो है वो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने लगा हूं, ये क्वेश्चंस ही है सारे। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये आपके पास है
मैं एग्जांपल देता हूं, दिस वन इज द कन्वेंशनल करंट। आपको पता लग गया होगा कन्वेंशनल करंट का मतलब कि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, और आपको गिवन ना डायरेक्शन भी दे दी गई है। सपोज आपके पास ये डायरेक्शन दे दी गई है, लेकिन क्वेश्चन जरा डिफरेंट है, ठीक है। इफ क्वेश्चन है इफ द करंट changes to electronic current, if the current changes to electronic current, ये मैं इसको I का सिंबल दे दें, ये कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, then for example then B will be यानी कि उसकी रोटेशन बतानी है, वही बात आ गई, क्लॉकवाइज बीटा एंटी क्लॉकवाइज, बस दो ही ऑप्शन रहने थे, दैट वुड बी इनफ। अब आपको क्लियर हो गया होगा, वही बात है, कुछ इसमें चेंज नहीं है। जरूर एक तो ये नेचर होगी क्वेश्चन की, दूसरी क्वेश्चन की नेचर है कन्वेंशनल करंट दे दिया, मुझे पता चल गया, राइट हैंड रूल यूज किया, डायरेक्शन है इसकी आपके पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन आपने क्वेश्चन में नेचर क्या हुई, कहता है इफ द करंट इस चेंजेस टू इलेक्ट्रॉनिक। अब आप खुद बताइएगा कि जब इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं ना, तो वो नेगेटिव से किस तरफ जाता है जी, पॉजिटिव की तरफ। फौरन माइंड क्लिक कर गया, अच्छा तो अब इसकी जो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट है, वो नेचर ये वाली बनेगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक होगी बात, ये मैं ड्रॉ कर देता हूं, वैसे ये कन्वेंशनल हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक हो गया। तो अब आपने इलेक्ट्रॉनिक करंट के हवाले से देखना है, तो लिहाजा वो आप राइट हैंड रूल यूज करेंगे। अब जिस तरफ आपकी डायरेक्शन करंट की होती है ना, वही व्यू पॉइंट होता है। तो जब मैंने वही बात आ गई इसमें, बिल्कुल ऐसा केस, तो इसका मतलब है मैंने इधर से ही देखना है, ये ना भी बनाए तो पता चल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इस साइड से देखना है, तो जारी बात है अगर ये एंटी क्लॉकवाइज था, अब मैंने दूसरी साइड से देखना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन मैं आपको जनरल छोटी सी असाइनमेंट दे रहा हूं, वो आपने खुद करना है। वो अपने पहले रजिस्टर पे जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं ना, खुद रजिस्टर पे आपने ड्रॉ करना है। ये करंट की आपके पास डायरेक्शन है। चले मैं इसको ये भी बता देता हूं कि लेकिन ये आपका जो है वो व्यू पॉइंट है, ठीक है। यहां से अब इसमें कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ करंट दिया है, ठीक है। तो आपने बताना क्या है, द बी, मैं शॉर्ट वर्ड में लिख रहा हूं, वी बी बी विल बी। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया है, तो आपने अपने रजिस्टर में मैंने अभी बात की है बनाना है। क्या है, द बी विल बी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ऑप्शन बस दो ही ले ले, लेट्स सपोज क्लॉकवाइज और बीटा आप ले ले एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये आपकी असाइनमेंट है। क्लियर ना हो तो लाइव टीचिंग भी है, लाइव सपोर्ट भी आपको मिलेगी। बस मैं थोड़ा सा आपको ना क्लू दे देता हूं। पहले तो आप सिंपल जिस तरफ करंट जा रहा है उधर आप अब इस तरह अप्लाई करना आपने। आप देखें कि करंट की डायरेक्शन क्या, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरफ करंट है ना उस तरफ से ही जनरली व्यू लेते हैं। जब आपको पता चल गया अच्छा ये फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज है, फौरन जब इधर व्यू आएगा, मैंने ये भी बता दिया, वो व्यू ही चेंज हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक टॉपिक था छोटा, लेकिन हमने देखे हर चीज इसमें आने वाली जो चीज है वो हमने प्रेजेंट कर दी। एक क्वेश्चन मैं अब आपसे और शेयर करता हूं। वो क्वेश्चन ये है, ये आपने मुझे बताइएगा। फॉर एग्जांपल अ स्ट्रेट वायर है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। एक पाथ आप ये ले लें, लेट सपोज आप इसको 1 कह दें, इसको आप सपोज 2 कह दें, एक और चलें आप ड्रॉ कर लें,
लाइक ये फॉर्मेशन के अंदर, ये आप नाम दे दें इसका 3 का, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्वेश्चन से आपको समझ लग जाएगी विच, मैं सिंपल वर्ड्स में एक पूछ रहा हूं आपसे, विच कंडीशन कह दें चले, विच कंडीशन इज करेक्ट, विच कंडीशन, मैंने वैसे वर्ड लिखा है रफ सा।